मैं हीरू फैरवानी, बीए फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन। इसमें हम आस्तिक दर्शन की श्रेणी में सांख्य दर्शन पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पहले सांख्य दर्शन का अर्थ, उसका कारणता का सिद्धांत, सत्कार्यवादी सिद्धांत पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। कारणता को लेकर के भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से दो ही विचारधारा प्रचलित हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है और असत्कार्यवाद के प्रवर्तक न्याय दर्शन है। सत्कार्यवाद से क्या समझते हैं, इस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। सत्कार्यवाद के पक्ष में 5 युक्तियाँ असत कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्य कारणात् और कारण भावाच्च, ये 5 सत्कार्यवाद के पक्ष में युक्तियाँ दी गई हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि कार्य अपने कारण में सत्य है। आज हम असत्कार्यवाद पर चर्चा करेंगे और सत्कार्यवाद से तुलना करते हुए ये जानेंगे कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में मूल रूप से क्या अंतर है। सत्कार्यवाद से तो आप परिचित हैं, जो ये मानता है कि कार्य जो है अपने कारण में पहले अस्तित्व रखता है, जबकि इसके विपरीत न्याय दर्शन असत्कार्यवाद को मानता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य का कारण में पहले अस्तित्व नहीं रहता। ये मानते हैं कि कार्य और कारण के नाम, आकार, उद्देश्य आदि में भिन्नता रहती है, जबकि सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य और कारण में पाए जाने वाला जो भेद है वो केवल बाहरी है, मूल रूप में उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा नष्ट होकर वापस मिट्टी में विलीन हो जाता है, तो सत्कार्यवादी कहते हैं कि कार्य और कारण जो है दो अलग अलग सत्ताएं नहीं हैं, जबकि असत्कार्यवादी कहते हैं कि मिट्टी जब है उस समय घड़ा नहीं है, मिट्टी से जब बन कर के घड़ा तैयार होता है तो उसका नाम, आकार, उद्देश्य सभी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि कार्य जो है एक नई सृष्टि है, जबकि सत्कार्यवादी कहते हैं कि कार्य जो है कारण का ही एक विकसित रूप है। असत्कार्यवाद कहता है कि कार्य जो है कारण के समान ही एक वास्तविक सत्ता है, जबकि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य जो है कारण से अलग होकर के उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार विवर्तवाद सिद्धांत जो है, जो सत्कार्यवाद का दूसरा रूप है, उसके संबंध में भी असत्कार्यवादी कहते हैं कि विवर्तवाद में कारण में जो भी परिवर्तन होता है वो केवल एक आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, जबकि सत्कार्यवादी कहते हैं कि जो भी परिवर्तन होता है वो वास्तविक होता है। इस तरह से असत्कार्यवाद जो है सत्कार्यवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। ठीक है, अब हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम प्रकृति और पुरुष के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। इनके अनुसार इस जगत में 2 ही तत्व हैं जो कि स्वतंत्र हैं, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। सबसे पहले हम
प्रकृति पर चर्चा करेंगे। प्रकृति को सांख्य दर्शन में जड़ माना गया है। क्योंकि वो मूल रूप से भौतिक पदार्थ है और जगत का मूल कारण है, परंतु जड़ होते हुए भी वो अचेतन सत्ता है। अचेतन होते हुए भी उसमें सक्रियता है, क्रियाशीलता है। क्यों है क्रियाशीलता? क्योंकि उसमें जो क्रियाशीलता है वो हमें निरंतर दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रकृति जड़ होते हुए भी, अचेतन होते हुए भी सक्रिय है। क्यों सक्रिय है? क्योंकि वो क्रियाशील है। दूसरा, प्रकृति को माया कहा गया है और माया उसे कहा जाता है जो वस्तुओं को सीमित करती है। तो प्रकृति भी जो है इस जगत की सभी वस्तुओं को सीमित करती है और वो स्वयं कारण है और जगत की सारी वस्तुएं जो है कार्य है। तो कारण का जो काम है वो स्वभावतः कार्य को सीमित करना होता है। ठीक है, इसलिए प्रकृति भी अलग अलग वस्तुओं को सीमित करने के कारण ही इसको हम माया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रकृति को शाश्वत भी कहा गया है। शाश्वत का मतलब होता है जिसका न कभी प्रारंभ हो ना ही कभी अंत हो, यानी वो अनादि है। प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए इस जगत की जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं उन सभी की व्याख्या करने में समर्थ है। प्रकृति का नाम प्रकृति इसलिए पड़ा क्योंकि ये जगत का मूल कारण है। इसे प्रधान भी कहा गया है क्योंकि ये विश्व का पहला कारण है। इस तरह से प्रकृति जो है विश्व की विभिन्न वस्तुओं का कारण है, परंतु स्वयं जो है वो अकारण है। प्रकृति स्वतंत्र है जबकि जगत की सारी वस्तुएं जो है परतंत्र है, यानी प्रकृति पर आश्रित हैं। प्रकृति निरवयव है यानी पास्टलेस है, जबकि जगत की सभी वस्तुएं जो है सावयव हैं। प्रकृति एक है जबकि वस्तुएं अनेक हैं। प्रकृति देश और काल की सीमा से बाहर है, जबकि वस्तुएं देश और काल में निहित रहती हैं। प्रकृति अव्यक्त है और सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद में विश्वास करता है, जिसके कारण कार्य उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद रहता है। तो प्रकृति भी विश्व की सभी वस्तुओं का कारण है, अतः संपूर्ण विश्व जो है कार्य रूप में प्रकृति में ही अंतर्भूत रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकृति की ये कुछ विशेषताएं हैं। अब प्रकृति के स्वरूप की बात की जाए तो प्रकृति में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और प्रकृति का ज्ञान जो है वो अनुमान से होता है। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए कई तर्कों का सहारा लिया गया है, जिन्हें प्रकृति की सत्ता का प्रमाण हम कह सकते हैं। कुछ तर्क हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि प्रकृति इस जगत का मूल कारण है और प्रकृति का अस्तित्व किस रूप में इन्होंने बताया है वो भी इन तर्कों से प्रमाणित होता है। सबसे पहला तर्क इन्होंने दिया है भेदानाम परिमाणात्, यानी इस जगत की सभी वस्तुएं सीमित है, परतंत्र है और सापेक्ष हैं। ठीक है, तो विश्व का कारण जो है वो सीमित और सापेक्ष नहीं हो सकता, इसलिए जगत का कारण एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो असीम है, निरपेक्ष है और स्वतंत्र है। तो वह तत्व प्रकृति ही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया है कि जगत की
वस्तुएं जो है अलग अलग हैं, परंतु उनमें एक सामान्यता या एक कॉमन तत्व पाया जाता है। जब जगत की अलग अलग वस्तुओं का जब हम विश्लेषण करें तो उनमें हम देखते हैं सुख दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति पाई जाती है। तो ये सिद्ध होता है कि जगत की वस्तुओं का कारण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सुख दुख और उदासीनता का भाव विद्यमान है, और वह भाव जो है या वह कारण जो है प्रकृति ही हो सकती है। यानी मूल कारण में भी वही गुण पाया जाना चाहिए, और वो गुण सत्व रजस और तमस प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ये जगत जो है कार्य है जिसका कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। जैसे सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, जिसे सांख्य मानता है, कार्य जो है अव्यक्त रूप से कारण में रहता है, ये बात मानते हैं। तो ये विश्व रूपी जो कार्य है इसका कारण एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसमें पूरा विश्व जो है अव्यक्त रूप में निहित हो, तो वह कारण जो है प्रकृति ही हो सकती है। यह सारा संसार जो है अव्यक्त रूप में प्रकृति में ही विद्यमान है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जगत की ओर अगर हम दृष्टि डालें तो पूरे विश्व में हमें एक एकता दिखाई देती है, और विश्व की जो वस्तुएं हैं वो तो अलग अलग हैं, फिर भी वे संगठित कैसे हैं? तो उनका संगठित होना एक मूल कारण की ओर संकेत करता है, और वो मूल कारण जो है प्रकृति ही हो सकती है। इसी तरह से ये जगत जो एक कार्य है जो किसी न किसी कारण की ओर संकेत करता है, तो इस जगत का कारण स्वयं जगत तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य और कारण में तो भेद होता है। यदि जगत का कारण एक पदार्थ को मान लें तो फिर उस पदार्थ का कारण दूसरे पदार्थ को मानना होगा, फिर उस दूसरे पदार्थ का कारण तीसरे पदार्थ को मानना होगा, और इस तरह से एक कारण का दूसरे को मानते जाएंगे तो एक अनावस्था का दोष यानी फैलेसी ऑफ इन्फिनिट रिग्रेस का सामना करना पड़ेगा हमें। तो इससे बचने के लिए हमें इस जगत का कारण एक ऐसी वस्तु का मानना होगा जो स्वयं कारणहीन हो, और वो कारण प्रकृति ही हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इस जगत में यानी प्रकृति से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि मानी गई है, और प्रलय काल में भी इस जगत की सारी वस्तुएं जो है प्रकृति में आकर के मिल जाती हैं। यानी सृष्टि के समय कारण से कार्य का निर्माण होता है, और प्रलय के समय कार्य कारण में विलीन हो जाता है। इस तरह विश्व का कारण भी एक ऐसी वस्तु को होना चाहिए जिससे सृष्टि के समय विश्व की सारी वस्तुएं निर्मित हो, और प्रलय के समय सारी वस्तुएं उस कारण में वापस मिल जाए, तो वह कारण जो है प्रकृति ही हो सकती है। ठीक है, तो प्रकृति जो है वो एक है, फिर भी उसका स्वरूप जो है जटिल है। ये तो हमने प्रकृति को सिद्ध करने की युक्तियों पर चर्चा की। अब हम आगे चलेंगे प्रकृति का स्वरूप यानी प्रकृति का विश्लेषण करेंगे। तो प्रकृति में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, और वो 3 प्रकार के गुण हैं सत्व रजस और तमस। तो सांख्य दर्शन में गुणों का जो प्रयोग हुआ है वो साधारण अर्थ में नहीं हुआ है, गुणों का प्रयोग एक विशेष अर्थ में हुआ है। यहाँ सांख्य ने गुण शब्द का प्रयोग जो किया है वो तत्व के रूप में किया है, द्रव्य के रूप में किया है। गुण जो है वो प्रकृति के द्रव्य हैं, एलिमेंट्स हैं। इन्हें जो है हम प्रकृति द्रव्य का गुण समझना गलती करेंगे, बल्कि जैसा कहा है कि वे स्वयं प्रकृति के द्रव्य हैं, क्योंकि इनका यानी गुणों का संयोग और वियोग होता है। गुण प्रकृति की सत्ता का निर्माण करते हैं। गुणों के अभाव में हम प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सांख्य दर्शन में जो 3 प्रकार के गुण माने गए हैं, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का जो नाम है वो प्रकृति है। साम्यावस्था का मतलब है तीनों गुण जो हैं अपने अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। ये प्रकृति के मूल तत्व हैं और प्रकृति के आधार स्वरूप हैं। ये गुण प्रकृति के द्रव्य हैं, इसलिए प्रकृति को तीनों
गुणों वाली या 3 लड़ों वाली रस्सी माना गया है और इन गुणों का ज्ञान जो है अनुमान से होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सत्व गुण की। सत्व गुण जो है हल्का है, लघु है और ज्ञान का प्रतीक है। ये स्वयं तो प्रकाशपूर्ण है परंतु साथ ही दूसरों को भी प्रकाशित करता है। सत्व के कारण ही हमारे मन में और बुद्धि में विषयों को ग्रहण करने की क्षमता आती है। इसका कलर जो है, रंग जो है श्वेत होता है। ये सुख का कारण होता है। सत्व के कारण ही सूरज जो है पृथ्वी को प्रकाशित करता है और दर्पण में भी प्रतिबिंब जो प्रतिछाया या प्रतिबिंब है वो शक्ति भी इसी के कारण ही है। सभी हल्की वस्तुओं को तथा धुएं का ऊपर की ओर जाना सत्व के कारण ही संभव होता है। सभी प्रकार की जितनी भी सुखात्मक अनुभूतियाँ हैं, जैसे हर्ष है, उल्लास है, संतोष है, तृप्ति है आदि, ये सभी कार्य जो है सत्व के कारण ही होती हैं। दूसरा गुण है रजस गुण। यह गुण क्रियाशील और गतिशील होता है। इसका प्रतीक जो है लाल रंग है। रजस के कारण ही हवा में गति बढ़ती है या हवा में गति जो है, गति का जो प्रवाह है वो दिखाई देता है। इसके कारण ही हमारा मन चंचल होता है और हमारी इंद्रियां जो है विषयों की ओर दौड़ती है। यह सत्व गुण को और तमस गुण को क्रियाशील बनाता है। जितनी भी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां हैं, चिंता, विषाद, असंतोष, अतृप्ति, ये सभी रजस के कार्य हैं। ये दुख का कारण है, दुखात्मक है। ठीक है। तीसरा है तमस गुण। यह गुण जो है गति और क्रिया का अवरोधक है, यानी बाधा उत्पन्न करता है गति में। ये अज्ञान, नींद, आलस्य, उदासीनता आदि इसके प्रतीक हैं। इसका प्रतीक चिन्ह काला रंग है। ये सत्व गुण का प्रतिकूल होता है, विरोधी होता है और भारी होता है। सत्व ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है परंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तमस जो है निष्क्रियता को बढ़ाता है, जड़ता का प्रतीक है। ये रजस और सत्व की क्रियाओं का विरोध करता है। इसके कारण ही हमारे मन में या मनुष्य में आलस्य और निष्क्रियता का उदय होता है। इस तरह से सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों के परस्पर विरोधी स्वभाव के बाद भी ये तीनों गुण जो हैं तेल, बत्ती और आग की तरह एक दूसरे की सहायता करके जगत की सृष्टि को संभव बनाते हैं। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। प्रकृति के इन तीनों गुणों का स्वरूप आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम प्रकृति की विकास की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू।